गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम बच्चों साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बच्चों मेरा आज डिस्कशन चलने वाला है। पिछले क्लास में हमने देखे थे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों पहला लॉ, आपसे बहुत अच्छे से क्लियर करा के दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों न्यूटन का सेकेंड लॉ, केवल स्टेटमेंट आपको बताया था मैंने, और मोमेंटम के बारे में बताया था बच्चों। ठीक है, तो आगे का टॉपिक समझने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम गए हम अपनी साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या बच्चों, लॉज ऑफ मोशन, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपसे थोड़ा डिस्कस किया था बच्चों कि हमने पिछले क्लास में पढ़े थे किसके बारे में, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं बच्चों। तो क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया में, सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। मैंने बताया था कि एवरी बॉडी टू बी कंटिन्यूअस इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, ठीक है, इन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो नहीं आ रहा है तो अदरवाइज एक्टेड करना पड़ता है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ऐसा पहला लॉ बताया था बच्चों। फिर हम किसके ऊपर अटैक किए थे, सेकेंड लॉ के ऊपर। सेकेंड लॉ के ऊपर हमने क्या बोले थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोला था बच्चों मैंने सेकेंड लॉ के बारे में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और जो डायरेक्शन है बच्चों किसकी, तो चेंज इन मोमेंटम की किसके अलॉन्ग में है, तो अप्लाइड फोर्स के अलॉन्ग में है। किसके अलॉन्ग में है बच्चों, तो अप्लाइड फोर्स के अलॉन्ग में है। ये बात सभी को पता चली। तो मेरा डिस्कशन कहां से चालू और कहां पे खत्म होता है, मेरा न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो बच्चों हमने क्या बताया, मैंने स्ट्राइकिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताया है ना। क्या बोला था बच्चों मैंने कि मोमेंटम यानी क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कॉल्ड एज, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो मोमेंटम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंटम कहते हैं। याद तक सभी को समझा। अभी मोमेंटम का कंसेप्ट का हो गया, मैंने फिर फॉर्मूले भी बताया, P इक्वल टू m इंटू वी होता है। उसकी यूनिट की बात करते हैं तो kg पर मीटर सेकेंड आता है, और क्या होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये यूनिट सिस्टम हो गया बच्चों। लेकिन इसका यूज क्या है, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा यूज करूंगा बच्चों कि हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट, अभी यहाँ पे ना लीनियर है ना एंगुलर है। आगे आप पढ़ोगे बच्चों, जब 10th 11 में जाओगे तो आपको मोमेंटम के टाइप आएंगे, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, तो अभी सिंपल कंसेप्ट है, जो मैं आपको मोमेंटम पढ़ा रहा हूं बच्चों वो कैसा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी रहता है, वो अगर फर्दर स्टडी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि वह बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स के बराबर रहती है। तो यहां से बच्चों इसका मैं थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए यहां से मैं आपको किसकी डेफिनेशन देना चाहता हूं, फोर्स की। अभी तक हमने डेफिनेशन क्या पढ़े बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में आप सभी लोगों ने पढ़े हो। क्या पढ़े बच्चों, द पुश और पुल। 8th स्टैंडर्ड में आपने बच्चों फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़े, द पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करता हूं, पुल करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स कहते हैं। अभी तक ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या भैया है ना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों क्या कि एक्चुअल में फोर्स की डेफिनेशन क्या, एक्चुअल में फोर्स की न्यूटन क्या है। फिर आपने फोर्स के टाइप भी पढ़े होंगे बच्चों, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, डायरेक्ट टचिंग, इनडायरेक्ट टचिंग, ऐसा पढ़े होंगे बच्चों। फिर एक्सटर्नल फोर्सेस भी पढ़े होंगे, अनबैलेंस्ड, ये सब बातें पढ़े होंगे बच्चों। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है वो बच्चों आज मैं बताना चाहता हूं, और वह डेफिनेशन मुझे मिलेंगी बच्चों कहां पे, तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो चलिए बच्चों ध्यान देने की कोशिश करेंगे इसमें। तो न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, किसमें बच्चों, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। चलो उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। क्या बोलता है बच्चों, मैंने एक ऑब्जेक्ट किया, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करो बच्चों हैविंग मास m विथ इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u है। ठीक, यहां तक सभी को समझा बेटा। क्या बोला बच्चों मैंने कि कंसीडर करना है हमें एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है बच्चों, m है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है ना। देन अप्लाइड फोर्स टू इंक्रीज वेलोसिटी, टू अटेन वेलोसिटी,
टू अटेन वेलोसिटी v, टू अटेन वेलोसिटी v इन टाइम इंटरवल t, इन टाइम इंटरवल t। भाई आज सभी को समझने की कोशिश करिए बच्चों। मैंने क्या लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया भैया, इसका मास क्या है m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, इसको मैंने फोर्स अप्लाई किया, मेरे को इसकी स्पीड बढ़ाना है। आप मुझे बताओ बच्चों, साइकिल की स्पीड बढ़ाना पड़ता है तो आप पैडल के ऊपर पैडल मारते हो, गाड़ी की अगर स्पीड बढ़ाना पड़ता है तो आप एक्सेलरेटर के ऊपर एक्सेलरेटर स्पीड में बढ़ाते हो। तो आप क्या अप्लाई करते हो बच्चों, फोर्स अप्लाई करते हो। क्या अप्लाई करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी v बनेगी बच्चों, क्योंकि मुझे उस पॉइंट पे टाइम पे पहुंचना है। जैसे मेरे यहाँ से गोंदिया से भंडारा मेरे को 10 सेकंड में पहुंचना है, तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखूंगा, बीच में कोई भी आएगा उड़ जाएगा। ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, मैं यहाँ से मैं किसकी डेफिनेशन लाने की कर रहा हूं, तो फोर्स की डेफिनेशन लाने की बच्चों मैं आपके सामने थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूं कि फोर्स की डेफिनेशन लाने की बच्चों मैं आपके सामने थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो चलिए बच्चों लेके चलते हैं, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, कंसीडर करना है बच्चों ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, है ना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी बच्चों, u से क्या बनी, v बनी। कितने टाइम इंटरवल में, तो t टाइम इंटरवल में। यहाँ तक सभी को समझा बच्चों। जैसा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आई है, क्योंकि हमें पता है बच्चों जब रेट निकालते वही बताया था मैंने बच्चों, क्या एक्सेलरेशन की सिंपल सी डेफिनेशन, the rate of change in velocity, the rate of change in velocity with respect to time which is known as acceleration को मैंने ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बच्चों मैंने आपके सामने डिस्कशन किया था। क्या बोला था कि the rate of change of, क्या बोला था बच्चों मैंने, the rate of change of velocity with respect to time, किसके अलॉन्ग में चेंजेस हो रहा है, टाइम के अलॉन्ग में, हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया था, वहां पे भी आपको क्या निकालना था, रेट निकालना था बच्चों। याद तक सभी को समझ में आया। तो यहाँ पे भी अब मैं किसकी बात करूंगा, सेकंड लॉ में मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात चलती है इसके बारे में बच्चों, मोमेंटम के बारे में। क्योंकि क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे मैं फोर्स इधर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं तो मेरा चेंज इन मोमेंटम भी इधर डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ रहा है, जैसा मेरा अप्लाइड फोर्स इधर डायरेक्शन में है तो मेरा चेंज इन मोमेंटम भी इधर डायरेक्शन में आएगा। समझ में आया बच्चों। तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आया, तो बच्चों मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करूंगा। क्या यहाँ पे भी मैं बात करूंगा बच्चों किसके बारे में, मोमेंटम के बारे में। तो इनिशियल मोमेंटम क्या बन जाएगा बच्चों आपके हाथ में, देखो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, सिंपल, मास इनटू वेलोसिटी। क्या बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, मास यानी स्मॉल m, वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी u बना बच्चों। मतलब ये क्या है आपके हाथ में, mu लग गया। फिर इसके बाद में आपको पता है बच्चों क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा। क्या आएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम आएगा। आपको पता है बच्चों क्या है, फाइनल मोमेंटम आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं अगर फाइनल मोमेंटम तो क्या होता है फॉर्मूला, मास इनटू वेलोसिटी, m जैसे क्या वैसा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगी, v आ जाएगा बच्चों mv। हमें क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों, चेंज इन मोमेंटम चाहिए। बात सभी को समझ में आ रही बच्चों। तो चलो चेंज इन मोमेंटम निकालते, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको पता है बच्चों चेंज इन मोमेंटम नहीं निकालते, सीधा डायरेक्ट हम निकालते बेटा क्या, रेट ऑफ मोमेंटम। हम सीधा क्या निकालने की कोशिश करेंगे, रेट ऑफ मोमेंटम, है ना। उसी को तो बोलते हैं बच्चों द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ मोमेंटम। क्या निकालेंगे बच्चों, रेट ऑफ मोमेंटम। आपको पता है रेट निकालना, वही बात बोला था बच्चों मैंने, इसी को एक्सेलरेशन डिफाइन करते थे वहां पे, जैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या आता, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया था और अपन में टाइम टी आया था। वैसा बच्चों यहाँ पे भी रेट निकालना है, तो मुझे मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला बच्चों मैंने, मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समझा, मोमेंटम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। क्या आ जाएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आया, टाइम। बोलो चेंज इन मोमेंटम में क्या आएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम। तो रेट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आया, टाइम। तो आपको पता है चेंज इन मोमेंटम कैसा निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को क्या करते हैं बच्चों, माइनस। ठीक है, कभी रेट निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको पता है बच्चों क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में क्या आया, टाइम। चलो फाइनल मोमेंटम कितना, mv, इनिशियल मोमेंटम कितना, mu, अपॉन में टाइम बोले तो t। दोनों में m कॉमन निकल रहा है बच्चों,
एम को निकाल दिए कॉमन, v माइनस यू अपॉन में क्या आया t। अब आपको पता है बच्चों कि v माइनस यू अपॉन में t एक इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। पढ़े बच्चों हमने क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक बात सभी को समझिए बेटा। क्या बोला बच्चों मैंने कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड एज, हम एक्सेलरेशन कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एम दोनों में से कॉमन निकाल दे, यहाँ पे क्या मिलेगा v माइनस यू अपॉन में क्या मिला बच्चों, टाइम t मिला, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है m इंटू ए। कहाँ से आया, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टाइम t आया। कहाँ से आया, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में क्या है बच्चों, टाइम t आया। यहाँ तक सभी को समझा। तो हमारे हाथ में रेट ऑफ मोमेंटम, हमारे हाथ में बच्चों कि रेट ऑफ मोमेंटम मेरे हाथ में क्या लग चुका है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, m इंटू ए। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखो मैंने क्या किया, मैंने रेट ऑफ मोमेंटम निकाला, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज हो रहा है आफ्टर टाइम इंटरवल। तो जैसा मोमेंटम में चेंज होता है तो टाइम में भी चेंजेस होगा बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आएगा बच्चों, टाइम आएगा। क्या आएगा बच्चों, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या आएगा बच्चों, टाइम आएगा। यहाँ तक सभी को समझा। चलो ठीक, तो चलो बच्चों लेके चलते हैं। लेकिन अगर मैं डेफिनेशन जाता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, ठीक है, तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना निकला बच्चों, आपके हाथ में लगा है कितना, m इंटू ए। क्या आपके हाथ में लगा बच्चों, m इंटू ए। बट क्या लिख सकते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो m इंटू ए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकला बच्चों, m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f हो गया बच्चों। दैट इज, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, लेफ्ट वाले राइट को, राइट वाले को लेफ्ट में, ठीक। तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए है बच्चों। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, कोई भी लगा सकते हो बच्चों। तो f इक्वल टू k आया, k टाइम्स ऑफ ma, वेयर करके चिपका देना बच्चों, वेयर k इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या है बच्चों, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू k इक्वल टू कितना बच्चों, 1 है, जिसकी वैल्यू ठीक। क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। f इक्वल टू प्रोपोर्शनल को हटा के, याद रखिए बच्चों, प्रोपोर्शनल को हटा के आप जो कुछ भी वैल्यू रखते हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि प्रोपोर्शनल को हटा के आप जो कुछ भी वैल्यू रखते हो तो उसे आप क्या कहते हो बच्चों, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या कहते हैं हम बेटा उसे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। याद तक सभी को समझा बेटा। तो मैं बोल सकता हूँ वेयर लेट k इक्वल टू वैल्यू क्या लिया बच्चों, 1 लिया, तो वेयर f इक्वल टू k की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय ma, तो क्या बन जाएगा, ma बन जाएगा बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से मैं फिर से स्टेप रिपीट करता हूँ बच्चों। क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ आपको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, सो दैट्स व्हाई m इनटू a, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या निकला बच्चों, ma निकला। ma इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, लेफ्ट वाले को राइट में लाया, लेफ्ट वाला, ठीक है, राइट वाले को लेफ्ट में लाया, लेफ्ट वाले को राइट में ले गया, सो देयरफॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। प्रोपोर्शनल को हटा के हमने क्या लगाया बच्चों, कांस्टेंट लगाया, तो क्या आया, f इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ma, k की जगह मैंने पुट किया कितना 1, सो f इक्वल टू क्या है बच्चों, ma। यहाँ तक सभी को समझा। तो अब बच्चों मैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन किसकी ला रहा हूँ बच्चों, फोर्स की। तो फोर्स की सिंपल स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैं सिंपल से सरी, है ना, सिंपल डेफिनेशन ला रहा हूं बच्चों किसकी, तो मैं फोर्स की। तो मैं बोल सकता हूं, यहां से मैं अपने फोर्स को डिफाइन कर सकता हूं बच्चों। अगर मैं यहां से फोर्स को डिफाइन करने गया तो मेरे हाथ में क्या लगेगा बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लगेगा बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज फोर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉल्ड एज फोर्स, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉल्ड एज फोर्स। सभी को समझ में आया।
अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करता हूँ तो आपको पता है बच्चों, फोर्स की यूनिट करती है कैपिटल F, फॉर्मूला m×a। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ, आपको पता है बच्चों, फोर्स की यूनिट, मास की यूनिट kg, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या आएंगे बच्चों, kg पर मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, न्यूटन के बराबर। किसके बराबर होती है बच्चों, न्यूटन के बराबर। तो यहाँ तक सभी को समझा। तो अब इसे याद रखना बच्चों, फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या, न्यूटन। और सीजीएस में क्या आती है बच्चों, डायन आती है। सीजीएस में क्या आती है बच्चों, डायन आती है। यहाँ तक सभी को समझा। अगर आपसे बच्चों मैंने क्वेश्चन में पूछा बच्चों, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा तो फोर्स यानी क्या सर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इट्स हैविंग यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन और डायन। यहाँ तक सभी को समझा बेटा। तो ऐसा हमारा सिंपल कंसेप्ट था जिसका ना बच्चों नाम क्या था, फोर्स। ठीक है, मैं इसके लेके चलता हूँ कि आपको ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलो हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, नंबर थर्ड क्या है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। ठीक, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं बताना चाहूंगा बच्चों। मान लो, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मेरे हाथ में आप सभी लोगों ने टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल, रबर बॉल खेले हैं। ठीक, यहाँ पे मैं बात करता हूँ बच्चों क्या, एक्शन और रिएक्शन फोर्स के बारे में मैं बात करता हूँ बच्चों। किसको, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। तो मैं उसमें बोलता हूँ कि भैया न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पे मेरा मुद्दा चलता है, मेरी सारी प्रोसीजर चलती है एक्शन, फोर्स और रिएक्शन। एक्शन मतलब देने वाला, रिएक्शन मतलब देखो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे मेरे ऑब्जेक्ट ए है, जैसे मेरे ऑब्जेक्ट बी है, ए ने ए बी के ऊपर टकराया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है, दोनों का फोर्स है। यहां तक समझा। अब इसमें रिएक्शन और एक्शन, रिएक्शन फोर्स क्या होगा, क्योंकि सारा मुद्दा उसी पे अटका है, वो पहले खत्म कर देता हो तो लॉ भी पूरा खत्म। देखो बस फिर एक टॉपिक बचेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो अगले क्लास में देखे जाएंगे बच्चों। तो देखो मेरा ऑब्जेक्ट ए है, मेरा ऑब्जेक्ट बी है, ए बी के ऊपर टकराया, ए बी के ऊपर टकराया तो क्या होता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। जो टकराता है पहले, जो टकराता है पहले और उसको फोर्स अप्लाई किया, अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई नहीं करता तो इस साइड से इधर मूव होता क्या, नहीं होता। तो जो टकराने के लिए पहला फोर्स अप्लाई करे उसे कहते हैं एक्शन फोर्स। फिर क्या हुआ, जब ये इसके ऊपर टकराया तो ये भी इसके ऊपर टकराया, तो इसने जो फोर्स दिया टकराने के लिए, ये भी जो टकराया। ठीक, बात समझने की कोशिश करिए बच्चों। ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ए बी के ऊपर टकराया तो पहला फोर्स जो दिया उसे कहते हैं एक्शन फोर्स। फिर इसमें भी फोर्स लगाया तो कौन सा फोर्स बच्चों, रिएक्शन फोर्स। बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, टेनिस का बॉल है, मैंने जम के पटका, मैं क्या दे रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया, जम के टेनिस का बॉल फेंका, तो जितने फोर्स से मैं फेंकता हूँ उतने ही फोर्स से ऊपर आता है। आप सभी लोगों ने बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स, और बेस्ट एग्जांपल किसका बच्चों, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। टेनिस का बॉल जितने जम के आप नीचे पटकते हो उतने जम के ऊपर जाता है, मतलब देने वाला एक्शन फोर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, ध्यान देने की कोशिश करिए बच्चों। एक्शन और रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। अरे एक्शन दोगे तो इधर रिएक्शन होंगी, मुझे बताइए थाली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। आपको पता है बच्चों, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैं एक्शन कर रहा हूँ, मैंने जैसा रबर का बॉल फेंका तो मुझे पट से नीचे से रिएक्शन मिली, मैंने एक्शन किया तो मुझे क्या मिली, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिली। तो देखो मैंने एक्शन फोर्स लगाया तो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे कौन सा फोर्स मिला बच्चों, रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो जितने इंटेंसिटी से तुम एक्शन करोगे उतनी ही इंटेंसिटी से रिएक्शन मिलेंगी। यहाँ तक बात सभी को समझती है बच्चों। तो एक्शन फोर्स यानी कैसा, एक्शन फोर्स यानी बच्चों जब हम फोर्स लगाते हैं पहले ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराने के लिए। ये ऑब्जेक्ट मैंने फोर्स लगाया इस ऑब्जेक्ट को टकराने के लिए, ये कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स। फिर क्या कहता है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, सेकेंड ऑब्जेक्ट ने पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाया उसे कहते हैं रिएक्शन फोर्स। जैसा मान लो दो फ्रेंड थे, ठीक, दो दुश्मन है, मान लो एक करण अर्जुन नाम के दोनों, जैसे राम और श्याम नाम के दुश्मन है। जैसा पहले देखो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को मारा,
ठीक, एक्शन दिया तो बी ने भी किसको मारा, ए को मारा। अगर ए बी को मारता है तो कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स, और बी जब ए को मारता है, सेकंड जब फर्स्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बच्चों क्या, रिएक्शन फोर्स। जब ए ने बी को मारा तो एक्शन, जब बी ने ए को मारा तो रिएक्शन फोर्स, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। समझ में आया बच्चों, उल्टा मिलता है, जितना एक्शन करोगे उतना रिएक्शन मिलेंगी। नेचर का रूल है, एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेंगी। आप सभी को पता है, कोई आप किसी के गाल पे एक चाटा मार तो दूसरा गाल आप पे भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है, एक्शन मिलेंगी तो रिएक्शन मिलेंगी। बात सभी को समझ में आई। टेनिस बॉल का बेस्ट एग्जांपल है ना, या फिर जितने पेस से, अभी मैं बेस्ट एग्जांपल लाता हूँ बच्चों, क्रिकेट आप सभी लोग खेलते हो, क्रिकेट खेलते खेलते जितना पेस से आप बॉल फेंकोगे उतने स्पीड से बच्चों बॉल दूर भी भागता है। ये भी आपको पता है, क्योंकि देखो आपने जितने क्वांटिटी का फोर्स एक्शन में दिए उतने क्वांटिटी में रिएक्शन फोर्स मिली, उतना लंबा बॉल भगा। समझ में आया। तो ये कैसा कौन सा लॉ कहता है बच्चों, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेन मैं कर देता हूं, देखो क्या होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, एवरी एक्शन फोर्स गिव द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। सिंपल डेफिनेशन इसकी स्टेटमेंट की क्या बोलता है, एवरी एक्शन फोर्स गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। क्या बोलता है, एवरी एक्शन फोर्स, जब तुम एक्शन करोगे तुम्हें क्या मिलेंगी, रिएक्शन मिलेंगी। तो एवरी एक्शन फोर्स गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तुम देंगे ऐसा, तुम्हें मिलेगा उल्टा। एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेंगी, जितने इंटेंसिटी से टेनिस बॉल नीचे फेंकोगे उतने अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर में भागेगा। तो वही बात बोला बच्चों, जितने स्पीड से आप बॉल फेंक रहे हो उतने स्पीड से बॉल दूर भागेगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में गया क्या, नहीं। अब मुझे बताओ बच्चों, मैंने जो बॉल फेंका, मैंने जितने इंटेंसिटी से बॉल फेंका, नीचे अंदर घसा क्या, अंदर नीचे घुसा नहीं, कहाँ आया, उतनी इंटेंसिटी से ऊपर आया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आया। तो वही बोल रहा हूँ बच्चों मैं, क्या, एवरी एक्शन फोर्स गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन तो दे रहा है भैया, लेकिन कैसे डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया बच्चों, कैसे डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ बच्चों सभी का कंसेप्ट। तो ऐसा हमारा लॉ था, एक्शन दोगे तो रिएक्शन मिलेंगे, कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। नेचर का रूल है, दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मैं ऐसा लेके चलता हूं बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं, जो भी रहेगा अगला क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।